हेलो दोस्तों, मैं उमेश कुमार फ्लो इन कॉमर्स चैनल पर आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आपको बता दूं कि मैंने यूपी स्पेशल जीएस की जो श्रृंखला स्टार्ट की है उसकी ये तीसरी वीडियो है। और आपको बता दूं कि इस श्रृंखला में मैंने जो है ए टू जेड का मतलब समझ रहे हैं कि ग्रुप डी की वैकेंसी से लगाकर सिविल सर्विस के एग्ज़ाम तक जो जहाँ भी पूछी जाती है यूपी स्पेशल, उन सभी चीज़ों को इंक्लूड करके PYQ सहित और परीक्षावाणी घटना चक्र का कंटेंट जो है इंक्लूड करके इस श्रृंखला को बनाया है। ठीक, और ये वन लाइनर टाइप में है, जिससे आपको पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको बता दूं कि ये जो श्रृंखला है मैं 6 से 7 या 8 वीडियो में पूरी जो है यूपी स्पेशल कवर कराऊंगा। ठीक है, और यहाँ से आपको हर एक एग्ज़ाम में जहाँ यूपी स्पेशल का जो रोल होता है वहाँ पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होगी। और आप इसको पढ़िए, उसके बाद आप फिर इसको रिकॉल करिए कि हाँ, इस श्रृंखला से हमें कितना अच्छा नॉलेज मिला। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ आपको बता दूं कि यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को लाइक करिए। यदि मेरे पढ़ाते समय कोई त्रुटि हो जाती है तो उस पर आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। ठीक है, तो आइए इस श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की जो है इसकी स्थापना की गई। वन टाइगर और वन तथा वन्यजीव प्राणी उद्यान का विषय जो है इसको किस संविधान में कहाँ शामिल किया गया है, तो संविधान की समवर्ती जो सूची है उसमें 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है इसकी स्थापना जो है 1992 में उत्तर प्रदेश में की गई। ठीक, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क की बात करें तो ये कहाँ पर बनाया गया है, तो ये ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके साथ ही बता दूं, इटावा के फिशर वन में बब्बर प्रजनन केंद्र तथा लायन सफारी पार्क का निर्माण किया गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि एग्जाम में पूछ सकता है कि लायन सफारी पार्क कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये इटावा ज़िले में स्थित है। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं, कौन सा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो है एकमात्र उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व है। ठीक है, सबसे बड़ा। और इसको बता दूं कि ये 2 जिलों में फैला है। ठीक है, लखीमपुर तथा बहराइच, ये 2 जिलों में दुधवा टाइगर रिजर्व फैला है। और दूसरा जो टाइगर रिजर्व है तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। इसकी स्थापना की बात करें तो 9 जून 2014 को इसको मान्यता मिली है टाइगर रिजर्व की। ठीक है, बिजनौर का अमनगढ़ जो है टाइगर रिजर्व, ये तीसरे नंबर का है। चित्रकूट का रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं। नंबर 1 दुधवा टाइगर रिजर्व, नंबर 2 पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नंबर 3 बिजनौर का अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है ये नंबर 3 का है, और नंबर 4 पर चित्रकूट का रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये नंबर 4 पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर लेते हैं, ये कौन कौन से हैं। तो इसको मैंने नोट्स करके लिखा है, नोट्स में से होता है कुछ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी स्थापना की बात करें तो 1 फरवरी 1977 को स्थापित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। और यह किस जिले में स्थित है, तो ये लखीमपुर ज़िले में स्थित है। अब इसके बाद मैंने फिर नोट्स लिखा है, तो यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स शामिल है। तो 1968 में दुधवा पशु विहार को जो है इसको 1 फरवरी सन 1977 को किसका नाम दिया गया, तो इसको नाम दिया गया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है, दर्जा दिया गया। यह अगर जो इसके कुल क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो यह 490 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस चीज़ को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण वन्यजीव विहार की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार जो है तो कौन सा है, तो ये चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। ठीक है, और यह किस जिले में है, तो ये चंदौली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं, तो स्थापना 1957 में हुई थी। क्योंकि ये प्रथम है इसलिए इसकी स्थापना बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाती है, क्योंकि एग्जामों में पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का जो प्रथम वन्यजीव विहार है उसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसमें जो है इसकी जो स्थापना वर्ष है उसको इंक्लूड किया है। इस चीज़ को आप याद रखिए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार की बात कर लेते हैं, तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूछे यही जाते हैं कि प्रथम कौन है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है।
ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है। तो हस्तिनापुर जो वन्यजीव विहार है ये सबसे बड़ा है। ये किस जिले में है, तो ये मेरठ जिले में स्थित है। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। इस वन्यजीव विहार की अगर जो क्षेत्रफल की बात करें तो क्योंकि स्थापना केवल आप जो प्रथम है उसकी याद रखिए और सबकी याद करने की आवश्यकता नहीं, बाकी की आप क्षेत्रफल याद कर सकते हैं। तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 2073 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार, मैंने अभी बात की कि बड़ा और छोटा और प्रथम, इन चीज़ों पर आप ध्यान रखिए। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तब भी यदि आप किसी किताब को पुस्तक को पढ़ते हैं वहाँ पर भी इन 3 चीज़ों पर ही आप वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखिए। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार की बात कर लेते हैं। तो महावीर वन्यजीव विहार जो है ये सबसे छोटा है। ये किस जिले में है, तो ये ललितपुर जिले में स्थित है। ठीक है। और इसका कुल क्षेत्रफल देख लेते हैं तो कितना है, तो इसका 5.4 वर्ग किलोमीटर है कुल। अब इसको जो मैंने वन्यजीव विहार पढ़ाए हैं उसको बाय मैपिंग देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा मैंने बात की कि हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। ये कहाँ है, मेरठ में। इसकी कुल अगर जो क्षेत्रफल की बात करें तो 2073 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं किशनपुर वन्यजीव विहार। ये कहाँ पर है, तो ये हमारे लखीमपुर में स्थित है। इस चीज़ को याद रखिएगा। कछुआ वन्यजीव विहार, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेस्ट ऑफ ट्रेंडिंग एग्जाम। ठीक है। तो जो कछुआ वन्यजीव विहार है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये वाराणसी जिले में स्थित है। और इसके बाद बात करते हैं महावीर वन्यजीव विहार। ये इसके अगर जो कुल क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो 5.4 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। और ये कहाँ स्थित है, तो ये ललितपुर जो जिला है वहाँ पर स्थित है। इसके बाद बात कर लेते हैं करतिनिया घाट जो है वन्यजीव विहार, तो ये बहराइच जिले में स्थित है। बहराइच वही जिला जो नेपाल की सीमा को टच करता है। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसके बाद बात कर लेते हैं चंदौली वन्यजीव विहार। ये कहाँ पर है, तो ये चंदौली ज़िले में है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। ठीक है। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 1957 को हुई थी। और बात करते हैं कैमूर वन्यजीव विहार, तो ये कहाँ पर है, ये सोनभद्र ज़िले में स्थित है। सोनभद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये सोनभद्र अपना जो है स्थान रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रानीपुर वन्यजीव विहार। तो रानीपुर जो वन्यजीव विहार है तो ये जो चित्रकूट पड़ता है जिला वहाँ पर स्थित है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं सुहेलवा वन्यजीव विहार। तो सुहेलवा वन्यजीव विहार जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर जो बलरामपुर पड़ता है जो नेपाल देश की सीमा को टच करता है वहाँ पर स्थित है सुहेलवा वन्यजीव विहार। इसके बाद बात करते हैं सुहागी बरवा वन्यजीव विहार। तो ये सुहागी बरवा जो वन्यजीव विहार है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये महाराजगंज जो जिला यहाँ पर पड़ता है यहाँ पर सुहागी बरवा वन्यजीव विहार स्थित है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जो वेरी इंपॉर्टेंट पक्षी विहार हैं उनकी बात करते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चाहे वन्यजीव विहार हो या पक्षी जीव विहार हो बहुत हैं। ठीक है। बट मैंने इस जो नोट्स बनाए हैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हैं उन्हीं को इंक्लूड किया है जो टर्म में एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम, देखिए यहाँ पर प्रथम लिखा है इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रथम पक्षी विहार कौन सा है, तो नवाबगंज पक्षी विहार जो है ये उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार है। ठीक है। और ये कहाँ स्थित है, तो ये उन्नाव जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना क्योंकि ये प्रथम है इसीलिए इसकी स्थापना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती। तो इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। अब मैंने नोट्स टू द पॉइंट लिखा है। ठीक है। इसके बारे में क्योंकि ये प्रथम है इसलिए जो है इसके बारे में थोड़ी डीप जानकारी ले लें तो अच्छी है। तो नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदलकर वर्तमान में क्या कर दिया गया है, तो चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार वर्तमान में इसका नाम है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार बात करते हैं तो प्रथम या बड़ा या छोटा यही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो लाख भौसी पक्षी विहार जो है ये सबसे बड़ा जो है पक्षी विहार है। ये किस जिले में है, तो ये कन्नौज जिले में है। और इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं, सॉरी इसका जो कुल क्षेत्रफल है उसकी बात कर लेते हैं। तो इस लाख भौसी पक्षी विहार का कुल क्षेत्रफल जो है यहाँ पर स्क्वायर आप लगा लीजिए कि 80 वर्ग किलोमीटर। ठीक है।
इतना जो है इसका क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पश्चिम बिहार की बात करते हैं तो शेखा पश्चिम बिहार जो कि अलीगढ़ ज़िले में स्थित है, वहाँ पर स्थित है। और इसका अगर जो कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 0.25 वर्ग किलोमीटर, यहाँ पर स्क्वायर लगा होता सही रहता। ठीक, अब इसके बाद इसी को हम बाई मैपिंग देख लेते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी ऑफ द बाई मैपिंग के थ्रू देखते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कन्नौज का सबसे बड़ा पश्चिम बिहार कौन सा है? ठीक है, तो अभी मैंने पिछले बताया लाखोसी पश्चिम बिहार। ठीक है, ये कुल कितने वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद नवाब पश्चिम बिहार ठीक देख लेते हैं। और अलीगढ़ पश्चिम बिहार शेखा, जहाँ अलीगढ़ में जो स्थित है शेखा पश्चिम बिहार, ये 0.25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अदर इम्पॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी ऑफ द स्टेट, प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण पश्चिम बिहार देख लेते हैं बाई मैपिंग के साथ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार ये कहाँ पर है? तो ये जो गोंडा जिला पड़ता है वहाँ पर कौन सा स्थित है? तो पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार। इसके बाद बात करते हैं सांडी पश्चिम बिहार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ठीक, तो ये कहाँ स्थित है? तो हरदोई जिले में स्थित है। हरदोई कहाँ स्थित है? तो गोंडा के पड़ोस में और सीतापुर के बीच में। ठीक है, सीतापुर और से लगी हुई जो सीमा है हरदोई जिले की, वहाँ पर स्थित है कौन सा? सांडी पश्चिम बिहार। ठीक है, और समान पश्चिम बिहार ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो मैनपुरी जो जिला पड़ता है वहाँ पर स्थित है। और सूर सरोवर पश्चिम बिहार की बात कर लेते हैं तो ये कहाँ स्थित है? तो ये आगरा जिला में स्थित है। इस चीज़ को याद रखिएगा, जहाँ की जो है पैठा नगरी को जिसको नाम से जानते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बाद करते हैं समसपुर पश्चिम बिहार, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तो ये रायबरेली में स्थित है। ठीक है, बेती पश्चिम बिहार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ स्थित है? तो ये प्रतापगढ़ जिला है और कुंडा क्षेत्र पड़ता है एक, कुंडा नाम से, वहाँ पर स्थित है। ठीक है, इस चीज़ को याद करिएगा। और प्रतापगढ़ ये वही है जहाँ का आंवला पूरे उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब बात करते हैं सुरहा ताल पश्चिम बिहार, ये कहाँ पर है? ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा है क्योंकि ये बहुत ही बार एग्जामों में पूछा गया है। तो ये बलिया जिला जो पड़ता है वहाँ पर कौन सा पश्चिम बिहार स्थित है? तो सुरहा ताल पश्चिम बिहार जो है ये बलिया जिले में स्थित है। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं बखीरा पश्चिम बिहार, ये कहाँ पर पड़ता है? तो यहाँ पर जो संत कबीर नगर जो है वहाँ पर स्थित है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब सुरहाताल पश्चिम बिहार के बारे में थोड़ा जानकारी देख लेते हैं। तो सुरहाताल पश्चिम बिहार को यदि एग्जाम में सुरहाताल पश्चिम बिहार ना दिया हो, लोकनायक पश्चिम बिहार दिया हो या जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार दिया हो, तब भी आप इसी को टिक करिएगा, वहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यही तीन में से किसी एक का नाम दिया होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में क्या दिया है। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं बेती पश्चिम बिहार, ये इसको जो है भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार भी कहते हैं। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। और 9 में स्थित नवाबगंज जो पश्चिम बिहार है, जो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जो है इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। ठीक, काला हिरण संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो गभाना क्षेत्र में स्थित है। ये कहाँ है? ये अलीगढ़ जिले में है। मेजा कोरस क्षेत्र ये कहाँ पर है? तो ये प्रयागराज में है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं राज्य में जो सारस पक्षी हैं ये संकटग्रस्त श्रेणी में आ गए हैं। ठीक, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। संपूर्ण विश्व के, पूरे विश्व में जितने सारस पक्षियाँ हैं उसका जो 40% है, कितना? 40%, तो वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में 40% पूरे विश्व का सारस पक्षी पाए जाते हैं। इसीलिए जो है सारस पक्षी को अपने उत्तर प्रदेश का राज स्तरीय का जो है राजकीय जो है पक्षी घोषित किया गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा। गंगा डॉल्फिन का नाम जो है नामक मछली जो है, गंगा डॉल्फिन नामक मछली ये कहाँ पाई जाती है? इलाहाबाद से लगाकर मिर्ज़ापुर तक जो है ये गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, सबसे अधिक मिलती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नोट्स, उत्तर प्रदेश के व्यक्ति एवं जिले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने कंटेंट को इंक्लूड किया है।
तो वाराणसी ज़िले की बात कर लेते हैं। तो वाराणसी ज़िले से क्या क्या फेमस हैं, कौन कौन से व्यक्ति फेमस हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा वाराणसी ज़िला है, जिसको बनारस भी कहते हैं। यहीं पर सारनाथ बौद्ध स्तूप है, ठीक है, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है। यहीं पर बात करें तो संत जो रविदास जी हैं, उनकी भी यहाँ पर बहुत ही बड़ी स्टैचू है, ठीक है, मंदिर है, टेम्पल है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो पंडित रविशंकर का संबंध जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका संबंध कहाँ से है? वाराणसी ज़िले से है, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो हैं, ये भी वाराणसी से ही संबंध रखते हैं। कबीरदास का जो जन्म है, इनका जन्म भी वाराणसी में हुआ। और इसके बाद बात करते हैं, मैंने अभी बताया महात्मा बुद्ध का प्रथम जो उपदेश है, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो वाराणसी के सारनाथ में दिया था। और इसके साथ बात कर लेते हैं ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध। इट इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये पूछा जाता है कि किस घराने से हैं, तो ये वाराणसी के बनारस घराने से बिलोंग करती हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध कहाँ से है? तो रानी लक्ष्मीबाई का संबंध भी वाराणसी ज़िले से है, ठीक है। और इनकी जो समाधि स्थल है रानी लक्ष्मीबाई की, तो वो ग्वालियर ज़िले में है, ठीक है। और अगर जो कर्म स्थल है, जहाँ पर इन्होंने सबसे अधिक मतलब अपने क्रिया किया कार्य, ठीक है, अपना जो है कार्य जीवन बिताया है, वो कहाँ पर है? झांसी में है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब VIP नोट्स विद मैपिंग फॉर UP स्पेशल GS, ये मैंने लिख दिया है, ठीक। इससे आपको भी बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो लाल बहादुर शास्त्री को जो फांसी है, ये कहाँ दी गई थी? तो ये जो है, सॉरी, फांसी नहीं, जन्म। तो इनका जन्म जो है मुगल सराय, ये कहाँ पर पड़ता है? और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर में दी गई, ठीक। रानी लक्ष्मीबाई को जो है, रानी लक्ष्मीबाई की कर्मस्थली की बात कर लेते हैं। तो कर्मस्थली इनकी जो बात करते हैं, ये गोरखपुर इधर पड़ता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और रानी लक्ष्मीबाई की जो कर्मस्थली है, ये यहाँ पर जो झांसी पड़ता है, ललितपुर से टच करता है, वहाँ पर स्थित। राजेंद्र लाहिड़ी को जो फांसी है, इनको राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ दी गई? तो ये जो गोंडा जिला पड़ता है, वहाँ पर राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए। इसके साथ बात कर लेते हैं कि मंगल पांडे जो हैं इनका जन्म जो है, इनके जन्म की बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म बलिया ज़िले में हुआ। और इनको फांसी की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में जो बैरकपुर छावनी है, ठीक, वहाँ 8 अप्रैल 1857 को पश्चिम बंगाल में क्या, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। अब अशफाक उल्लाह खां की बात कर देते हैं। तो अशफाक उल्लाह खां को जो फांसी है, जो अयोध्या में दी गई थी। और इसके साथ ही बात कर लेते हैं रोशन सिंह को जो है फांसी कहाँ दी गई थी? तो ये प्रयागराज जो पड़ता है, तो प्रयागराज में रोशन सिंह को फांसी दी गई थी, ठीक। इस चीज़ को याद रखिएगा। और बात कर लेते हैं भृगु ऋषि का जन्म जो है। तो भृगु ऋषि का जो जन्म भी है, इनका जन्म भी बलिया जिले से है, ठीक। इस चीज़ को याद रखिएगा। और महात्मा बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण जो है, इनका महापरिनिर्वाण जो है, ये कुशीनगर में हुआ है। इस चीज़ को याद रखिएगा। प्रदेश में जन्मे महापुरुषों को जो जन्म स्थान है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आइए इसको मैप के थ्रू देखते हैं। निजामुद्दीन औलिया का जो जन्म है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ? तो निजामुद्दीन औलिया का जो जन्म है, ये बदायूं यहाँ पर पड़ता है, बदायूं में हुआ। और इसके साथ बात कर लेते हैं बीरबल का जन्म कहाँ हुआ? तो बीरबल का जो जन्म है, तो जालौन ज़िले में हुआ। जालौन ज़िले में एक कालपी जो है, कालपी नगर पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। अमीर खुसरो का अगर जो जन्म बात करते हैं, तो कासगंज में पटियाली स्थान पड़ता है यहाँ पर, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। इस चीज़ को याद रखिएगा। अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह का जन्म जो बात करते हैं, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ? इन तीनों लोगों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इन तीनों लोगों का जन्म जो है, ये शाहजहांपुर में हुआ। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके साथ बात करते हैं सर सैयद अहमद खां जो हैं की कर्मस्थली की बात कर लेते हैं। तो सर सैयद अहमद खां की स्थली यहाँ पर पड़ता क्या है? यहाँ पर पड़ता है अलीगढ़। यहीं पर इन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय जो आज में है, इसकी स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी, ठीक है। किसके? सर सैयद अहमद खां के द्वारा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और बात करते हैं
टोडरमल का जो जन्म है तो ये जो लखीमपुर से टच करता है सीतापुर और हरदोई से टच करता जिला हुआ, जो जिला है सीतापुर, वहाँ पर टोडरमल का जन्म हुआ। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद्र का जन्म स्थान, ठीक है, पंडित जवाहरलाल का जन्म स्थान, मदन मोहन मौलवी का जन्म स्थान। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जिसका पूर्ण नाम इलाहाबाद है, ठीक है, और प्रेजेंट में जो नाम प्रयागराज है यहाँ पर पड़ता है, वहाँ पर इन तीनों लोगों का संबंध उसी ज़िले से है। इस चीज़ को याद रखिएगा, कहाँ से, प्रयागराज से। अब बात करते हैं राम मनोहर लोहिया जो हैं, इनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो अंबेडकर नगर जो पड़ता है, ठीक, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। इसके साथ बात कर लेते हैं मोतीलाल नेहरू की कर्मस्थली और इस चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं अल्फ्रेड पार्क में जो शहीद हुए थे, इन पांचों लोगों का संबंध कहाँ से है, तो प्रयागराज से ही है। ठीक है, इसको याद रखिए। और मलूक दास का जो जन्म स्थान है, इनका जन्म स्थान कौशाम्बी है। ये वही कौशाम्बी है जहाँ हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का जो सम्मिलित स्थान फेमस है कौशाम्बी, वहाँ पर है। ठीक है, जन्म हुआ इनका। और स्वामी सहजानंद की बात करते हैं तो स्वामी सहजानंद का जन्म है ये गाजीपुर में हुआ। यूपी स्पेशल वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही वीडियो। ठीक, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।